नए एडवोकेट हैं वो अपने कुलीग्स के आगे और जजेस के आगे अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? अपने कंडक्ट पे, अपनी रेपुटेशन पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपनी नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। आप किसी केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, आपको कोर्ट का स्टाफ देख रहा है, आपको याद रखना यू आर बीइंग वॉच्ड। लॉयर्स जो हैं उनको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जब भी आपका बॉस आपको काम देना बंद कर दे तो समझ लो कि ग्रोथ खत्म हो गई। अगर एज्यूम करें कोई कोर्ट लगी हुई है, यंग जनरेशन के एडवोकेट हैं, जज साहब है किसी बात पे उनकी इंसल्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये जो हमने वर्ड यूज किया इंसल्ट, ये वर्ड ही रॉन्ग है। हमने मूवीज में जो देखा है, जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं खास करके, उनको दिखाया जाता है काफी ग्लैमरस। ग्लैमर सिर्फ उतना नजर आता है जब एक वकील साहब आर्ग्यू कर रहे होते हैं या वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। जो कानून का स्टैचू है कि आंखों पे ब्लैक पट्टी बंदी होती है, उसके पीछे क्या फैक्ट है? कानून वो देखता है जो कानून को दिखाया जाता है। तो आज जज साहब होते हैं वो कहते हैं जी कानून अंधा होता है, जज नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जस्टिस बहुत डिले चल रहा है? कोई इंसिडेंट किसी सड़क पे होता है, 10 लोग उसका वीडियो बना लेते हैं और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कोर्ट्स सुओ मोटो एक्शन लेते थे या कोई न्यूज़पेपर में खबर आई उस पर एक्शन ले लिया। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वकालत के ऊपर क्या इफेक्ट दे रही है? एआई आपका काम आसान तो करता है लेकिन आपका काम बढ़ा भी देता है। आपके पास केस आते होंगे तो गैंगस्टर भी आते होंगे। नहीं, मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं आता जी। आप एडवोकेट स्ट्राइक बहुत करते हो, जब देखो स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। मिस्टर वशिष्ठ, डोंट लेवल एलिगेशंस ऑन माय प्रोफेशन। किस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं? क्या डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करते? क्या बस ड्राइवर स्ट्राइक नहीं करते? तो अगर वकील ने स्ट्राइक कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इससे जनरल पब्लिक हराश होती है। आई थिंक यू आर लेवलिंग एलिगेशंस ऑन माय प्रोफेशन। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया सर, मैं अपने आप से नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना कीमती समय निकाल के आया हूँ। अगर आप मेरे प्रोफेशन पे एलिगेशन लगाना चाहते तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज हम बहुत खास पॉडकास्ट आप लोगों तक लेके आए हैं, क्योंकि पॉडकास्ट है खास क्योंकि होने वाली है कुछ लीगल बात। जी हाँ, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ के अंदर एंड मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनुराग सिंह टागरा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार वशिष्ठ साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे इस स्टूडियो के लिए। आई एम हैप्पी टू कम। तो सबसे पहले सर, आप एक एडवोकेट हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए। सबसे पहले जो जहन में क्वेश्चन आता है कि कानून क्या है, लॉ क्या है? बहुत बढ़िया और डीप क्वेश्चन पूछा जी आपने। कानून क्या है, डेफिनेशंस में ना जाया जाए तो जैसे प्रकृति का कानून है, विधि का विधान है, वैसे स्टेट का कानून है, देश का कानून है। पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे, अवहेलना करेंगे तो दंड पाएंगे, इतना सा विधान है। मतलब आपके अकॉर्डिंग जीने की एक कला है तो वो कानून है। जीने की कला है, जिंदगी जीने की कला कहिए या एक निर्देश कहिए, जिसके बीच में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, वरना दंडित किए जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो दंड तो सहना दंड पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बहुत सुंदर बताया सर कानून क्या है। तो आपकी कानून की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी कानून की जर्नी स्टार्ट हुई एट द एज ऑफ 32। मेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा। या पहले मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया। प्रोफेशन सारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, पर मेरी कुछ इंटरनल कॉलिंग थी, मेरे को वहाँ पे कुछ सूटेबल नहीं लगा, मेरी इंटरनल कॉलिंग वहाँ से मैच नहीं की। और लॉ के प्रोफेशन में इसलिए आया क्योंकि धीरे धीरे पता लगा जब समाज में गए तो लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है या लॉ की नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको एम्पावर करती है। एम्पावर करती है। आप एक आम आदमी से सेपरेट हो जाते हैं, आपको चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपके पास चीज़ों को देखने का, चीज़ों की रेमेडी लेने का एक तरीका आप नया ईजाद करते हैं। तो एक सेपरेट एम्पावरमेंट थी जिसने मुझे इस चीज़ अट्रैक्ट किया और आई फील एट होम व्हेन आई एम इन दिस प्रोफेशन। मतलब ये है कि आप पहले गए अलग फील्ड में, फिर 32 की एज में आपको लगा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मुझे तो लॉ की तरफ जाना चाहिए। तो ये हार्ड नहीं था क्योंकि पहले आप एजुकेशन कहीं ना कहीं होती है कि पहले मैंने किसी और फील्ड के लिए एजुकेशन में चला गया, मैंने सारा माइंड मेरा उसमें था, फिर अचानक से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ कि लॉ की तरफ जाना है। ओशिश जी, इट वॉज वेरी टफ, इट वॉज वेरी टफ। सिर्फ माइंड को दूसरी तरफ ले जाना मेरे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन थी वहाँ मेरा माइंड वाइब्स कैच ही नहीं हो रही थी। बट चैलेंज ये था कि एट द एज ऑफ 32 आई वाज मैरिड, आई वाज हैविंग चिल्ड्रन एंड सारी इनकम एकदम से ज़ीरो हो जाना, स्क्रैच से स्टार्ट करना। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बड़ी पुश्तैनी प्रैक्टिस को कोई आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इट वॉज़ वेरी टफ, बट ये समय कैसे निकल गया, कैसे जर्नी चलती गई, कुछ पता ही नहीं लगा। तो आपने अभी वर्ड यूज़ किया फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, आप लॉयर हैं जी। तो क्या कोई भी जो स्टूडेंट है आज की डेट में, उसकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉयर का, जजेस का, ठीक है, या ऐसी टेक्निकलिटी का, तो क्या
कोई भी इस प्रोफेशन को इजी चूज कर सकता है, इसकी तरफ जा सकता है? एब्सोल्युटली। अगर आपको सिर्फ देखना क्या है कि क्या आपकी टेम्परामेंट इस प्रोफेशन को मैच करती है। अगर आपकी टेम्परामेंट, आपकी इंटरनल कॉलिंग, आपकी स्किल्स इस प्रोफेशन को मैच करती हैं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आपके पास पुश्तैनी केस हैं या नहीं, या आपके पास लिंक्स हैं या नहीं। इस प्रोफेशन के कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, या मैं कहूँगा कुछ राज हैं, राज इसलिए कहूँगा कि जो फॉलो करते हैं उन्हीं को मालूम है, जो भटकना चाहते हैं वो भटक जाते हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। तो कुछ ना कुछ इसकी एजुकेशन के बारे में भी आप गाइड कर पाएंगे, क्योंकि यंगस्टर भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं अगर कोई 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, जी। तो वो किस स्टेज से इसकी तरफ जाना शुरू कर सकता है? क्या प्रोसीजर्स रहते हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं कुछ ही चीज़ों को फॉलो करता हूँ, उनको फॉलो करके उन्हीं को आगे प्रोपोगेट करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपकी टेम्परामेंट इसको सूट करती है, क्या आप लॉ में जाने के लिए, क्या आपका एनालिटिकल माइंड है, क्या आप एक्सप्रेसिव नेचर के हैं, क्या आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ज़बरदस्ती कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले तो आप किसी भी बच्चे का, किसी भी लड़के का, लड़की का, बच्चे का एक टेम्परामेंट देखिए, उसकी स्किल्स देखिए कि उसकी स्किल्स क्या है। अगर वो स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, या ये प्रोफेशन का पैशन उसको अट्रैक्ट करता है, तो बहुत रास्ते हैं। 10+2 के बाद यू कैन गो फॉर अ 5 year लॉ। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर अ 3 year लॉ। एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग लॉ आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, विद अलॉन्ग विद देयर जॉब्स ऑल्सो दे आर डूइंग लॉ। मतलब कोई एज की लिमिट नहीं है? फिलहाल नहीं, फिलहाल कोई एज की लिमिट नहीं है। देयर आर मेनी पीपल कमिंग टू दिस प्रोफेशन, एंड दिस इज अ सेकंड प्रोफेशन फॉर मेनी पीपल हु रिटायर्ड फ्रॉम गुड जॉब्स। तो सर, अभी आपने बात की कि फर्स्ट जनरेशन वाले भी इसको अडोप्ट कर सकते हैं इस फील्ड को, और एक आपने राज की बात कही थी कि एक राज है, वो राज क्या है? वो राज बेसिकली इट्स एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट? ओपन सीक्रेट है। अगर कोई फॉलो करता है तो अच्छी बात है, या ये कहिए कि मैंने उसको फॉलो किया, मुझे उससे सक्सेस मिला। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के मन में आता है कि मेरे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यस, प्रोक्योरमेंट कैसे होगी, या मैं पैसा कैसे बनाऊंगा। जो मेरे पास जूनियर लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको बताता हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, वही चीज़ मैं आज यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप एक किसी क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, और जब क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आता है या किसी रेफरेंस से आपको मिलता है, सबकॉन्शियसली वो आपके करेक्टर की पहचान करता है। अगर आपका अपना करेक्टर बिल्टअप है, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, अदर देन लॉ ऑल्सो, इन सोसाइटी ऑल्सो, पीपल विल डिपेंड ऑन यू। बिकॉज किसी को वकील कौन चाहिए? वकील वो चाहिए जिस पे वो डिपेंड कर सके। वकील वो चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो। वकील वो चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। वकील वो चाहिए जो आपके केस के लिए नॉलेज हासिल करे, और नॉलेज करके उस केस को आगे कंटेस्ट करे। अगर ये चीज़ें आपके बेसिक करेक्टर में झलकती हैं, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अपना वकील हायर करना नहीं चाहेगा। आई विल शेयर समथिंग विद यू। जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो एक चलता चलाया प्रोफेशन छोड़ के आया। आई केम टू एब्सोल्युटली जीरो इन टर्म्स ऑफ इनकम। पर जो मेरा बेसिक करेक्टर था, बीइंग अ कमिटेड पर्सन, बीइंग हार्ड वर्किंग, बीइंग कंसिस्टेंट, और किसी चीज़ को दिल से करना और पैशन से करना, अपने क्लाइंट के लिए फाइट करना, ये जज्बा क्लाइंट देखता है, और स्लोली स्टेडली क्लाइंट्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग आपको वॉच नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ आपकी वॉच की जा रही है कॉन्शियसली। सब जो लोग आपको नहीं भी जानते, वो भी आपको वॉच कर रहे हैं। तो आपको अपना कंडक्ट अच्छा रखना है, आपको प्रिपेयर करना है, एंड विद इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स में कहूँगा, बिकॉज ये लगते हैं, यू विल बी रॉकिंग। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, उसका क्या होता है, आज एक फील्ड में आगे वो देखते हैं 6 महीने 8 महीने, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में। जी। तो उनको आप क्या कहोगे, वो उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को प्रोफेशन ऑफ लॉ में अपना करियर बिल्ड करना है, तो सबसे पहली बात, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप किसी भी सीनियर लॉयर को देखें, अपना बड़े बड़े नाम जो हैं, सिब्बल साहब हैं, जेठमलानी साहब हैं, जो भी, किससे भी आप पूछें, तो कोई भी लॉयर बड़े से बड़ा आपको एक ही बात कहेगा, जब तक आप इस प्रोफेशन में रहते हैं, जब तक आपके सांस में सांस रहता है, आप सीखते रहते हैं। अगर इतने बड़े दिग्गज लॉयर भी आज भी कहते हैं कि हम आज भी सीख रहे हैं, तो हमें तो सीखने की ललक हर समय रहनी चाहिए। तो अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, शॉर्टकट्स रखेंगे, तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आजकल कुछ यंग ब्रिगेड है, हम सोचते हैं कि फटाफट सक्सेस मिल जाए, लेकिन इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको रेगुलर लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को, ठीक है, और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और थोड़ी देर बाद आपको इस हार्ड वर्क में मजा आना शुरू हो जाएगा। ये पहले 6-7 महीने, साल आपको लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके बाद ये आपका एक वेपन बन जाएगा। देन इट बिकम्स अ वेपन, इट बिकम्स अ हैबिट, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। जी। तो सर, आपने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन अगर कोई यंग जनरेशन
आ जाते हैं इस फील्ड में, ठीक है, कोई यंग एडवोकेट है, वो कोर्ट जाते हैं, उनको केस मिल गया, कोर्ट चले गए, वो सामने जो अपोजिशन में है, डिफेंस में है, वो है सीनियर एडवोकेट, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होते हैं, या उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है? देखिए ये सब एक अपने अपने माइंड की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे ऑपोजिट कोई सीनियर एडवोकेट होते हैं तो हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है, एक प्रिविलेज की बात है कि हमारे ऑपोजिट डाइस पे एक सीनियर एडवोकेट खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे ऑपोजिट कोई सीनियर एडवोकेट है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फॉर मी। अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग को देखना चाहिए। यस, ये हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग है। अगर वहां से हमारे ऑपोजिट से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आ रही है तो हम एक इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं, कोर्ट हमारे को राइट देता है अपनी वर्जन देने का। एंड सेकेंडली कि हम वहां पे किसी वॉर सिचुएशन में नहीं है, ही इज डूइंग हिज जॉब, वी आर डूइंग आवर जॉब। तो एक जूनियर एडवोकेट को सिर्फ अपने ब्रीफ को देखना है, अपने केस को देखना है, अपने केस की नॉलेज को रखना है और उस नॉलेज को अकॉर्डिंगली अपने तरीके से, अच्छे तरीके से जज साहब को प्रेजेंट करना है। दैट इज द ओनली थिंग। इसमें प्रेशर वाली कोई बात नहीं। कई यंग बच्चे हैं जो प्रेशर फील करते हैं। मैं जब मेरे को कई बार एक दो बार ऐसा फील हुआ कि कोई प्रेशर है तो मैंने अपने माइंड को समझाया कि प्रेशर के बजाय इट्स अ प्रिविलेज दैट आई एम स्टैंडिंग ऑपोजिट अ वेरी सीनियर काउंसिल। क्योंकि जज साहब के सामने तो दोनों की सिचुएशन सेम है। एब्सोल्युटली, वी आर इक्वल फुटिंग। हमें भी राइट दिया जाता है बोलने का एंड जज साहब दोनों बातों को आराम से सुनते हैं। तो सर वो कौन सी ऐसी स्किल है जो यंग जनरेशन लॉयर्स को जल्दी सीखनी चाहिए, फर्स्ट 2-3 ईयर्स में सीखनी चाहिए? जल्दी सीखनी चाहिए और ज़रूर सीखनी चाहिए, जिसके बिना आप वकालत में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जो पहले बहुत जल्दी 3 ईयर्स तो मैं बहुत लंबा समय कह रहा हूँ, जो साल के अंदर अंदर लोगों को, बच्चों को सीख लेनी चाहिए, दैट इज़ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग, यस। अगर आप अपने केस की ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो यह है कि आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक किसी केस को अच्छे से ड्राफ्ट करते हैं तो वो केस आपके दिमाग में छप जाता है। यानी कि आपने अगर केस अच्छे से ड्राफ्ट किया और केस साल, 2 साल, 3 साल चल गया तो जब भी आप अपनी बनाई हुई फाइल को पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद आती आर्गुमेंट्स। अगर आपने किसी केस को ड्राफ्ट कर लिया, उसी के बेस पे तो आप आर्ग्यू करेंगे ना। अगर आपने ड्राफ्ट कर लिया तो वही जज साहब के सामने प्रेजेंट होगा और आर्गुमेंट आप उसी के बेस पे करेंगे। इन केस अगर आपसे एक आधा पॉइंट कोई मिस भी हो जाता है तो आर्गुमेंट में ड्राफ्टिंग में दैट इज ऑलरेडी देयर। सो ड्राफ्टिंग एक ऐसी आर्ट है जो अच्छे अच्छे एडवोकेट्स को काफी समय तक नहीं आती है। इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत लगाई जाए ड्राफ्टिंग के ऊपर लगानी चाहिए, बाकी एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब सबसे मेजर जो पार्ट है स्टार्टिंग का वो है ड्राफ्टिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपका केस स्टार्ट ही वहां से होता है। देखिए ना, आपके पास एक क्लाइंट आया, वो आपके पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन लेके आता है। उस रॉ इन्फॉर्मेशन को लीगल सेटअप में डालना इज एन आर्ट। वो ड्राफ्टिंग आप ही करेंगे। अगर आप उसकी रॉ इन्फॉर्मेशन को एक ड्राफ्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो आपका तो पर्पस फेल हो गया। और अगर आपने ड्राफ्ट नहीं किया तो केस दाखिल नहीं होगा, केस दाखिल नहीं होगा तो केस आर्गुमेंट पे नहीं आएगा। तो यानी कि ड्राफ्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे तो एंड तक आप अपने केस को टेक केयर कर सकते हैं। जी जी, मतलब शुरुआत का पॉइंट ही ड्राफ्टिंग है। एब्सोल्युटली। तो जो यंग जनरेशन के एडवोकेट्स हैं, क्या वो आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को सीख सकते हैं या वो नेचुरल तरीके से ही होता है? देखिए, नेचुरल तो होता है बट आत्मविश्वास कोर्ट के अंदर डेवलप किया जा सकता है। डेवलप किया जा सकता है। यस। आप देखिए, जैसे मैंने अभी पहले ड्राफ्टिंग की बात करी कि अगर आप ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं, आपको पता है कि मेरे केस में मेरा ड्राफ्ट है बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपका पहला आत्मविश्वास तो वहीं जनरेट हो जाता है। अगर आप एक कोर्ट में कंसिस्टेंसी रखते हैं, कोर्ट्स में बार बार जाते हैं, उसी माहौल को बार बार देखते हैं, तो उसमें भी आत्मविश्वास आपका आप ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाता है। आप देखिए, घबराएंगे कब? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद वकील घबराता नहीं है। तो आत्मविश्वास अपने आप डेवलप हो जाता है अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई डोंट थिंक कि कोई पैदाइशी अपना आत्मविश्वास लेकर पैदा होता है, वो डेवलप किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी। मतलब ये है कि ये एक सीखने वाली बात है कि आप किसी भी काम को रेगुलर जब करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आपको वो मेन है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा जी आप। तो जो ये यंग एडवोकेट्स हैं, ठीक है, यंग जनरेशन एडवोकेट्स हैं, इनको स्टार्टिंग ईयर्स में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, देखा गया ये जी। तो क्या उनको फाइनेंशियल दिक्कतें दूर करनी चाहिए या किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको ये कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी इंसान अपना काम स्टार्ट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो रातों रात तो हमारे पास पैसा बरसता नहीं है। नहीं बरसता। हमारे को थोड़ा समय चाहिए उसको एस्टैब्लिश करने में। सिमिलरली लॉ है। लॉ को लोगों ने सेग्रीगेट क्यों कर दिया है कि इनिशियल लॉयर्स को स्ट्रगल होता है? हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने सवाल उठाया तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनिशियल ईयर्स में किसी भी एडवोकेट को, यंग एडवोकेट को, अपने कंडक्ट पे, अपनी रेपुटेशन पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपनी नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। वंस यू डेवलप अ रेपुटेशन ऑफ अ गुड लॉयर, ऑफ अ committed lawyer, of an honest lawyer,
तो क्लाइंट्स आपके पास अपने आप आएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। हम शॉर्टकट अगर ढूंढेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो पहले 3 साल में हमें अपनी रेपुटेशन को वॉच करना है। एक सिंगल मिस्टेक कैन रूइन योर करियर। एक सिंगल शॉर्टकट की मिस्टेक आपके करियर को रूइन कर जाती है, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी पे बात बहुत फास्ट फैलती है। इसी तरह से रेपुटेशन भी बड़ी जल्दी फैलती है। तो आपकी रेपुटेशन लोग देखते हैं, लोग वॉच करते हैं। कोई आपके फैमिली मेंबर भी आपको तब तक केस नहीं देंगे जब तक आप पे वो विश्वास ना कर पाए। विश्वास ना कर पाए। आप बताइए, एक डॉक्टर साहब हैं, अगर एक डॉक्टर साहब के पिताजी को पता है कि वो अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो क्या उनसे ऑपरेशन करवाएंगे? कभी नहीं नहीं करवाएंगे। सिमिलर इज विद एडवोकेट्स। आपको अपनी रेपुटेशन डेवलप करनी है इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स, इन योर फ्रेंड्स, इन योर सोसाइटी, देन सी व्हाट हैपेंस। मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर आप अपनी रेपुटेशन बनाओ तो यस, खुद से सब कुछ होता जाएगा। एब्सोल्युटली। तो यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, नए एडवोकेट हैं, वो अपने कुलीग्स के आगे और जजेस के आगे जी। अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्रेडिबिलिटी हमारी किसी के सामने डेवलप नहीं होती है, हमारी क्रेडिबिलिटी लोगों को पता लगती है। हमें सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना है। ध्यान देना है अपने कॉन्डक्ट के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कोर्ट रूम में क्या होता है। आप एक एडवोकेट हैं, आप किसी केस को आर्ग्यू कर रहे हैं या कोई भी आप लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं। अब उस सारी आर्गूमेंट के दौरान आपको एक तो जज साहब देख रहे हैं, आपको ऑपोजिट वकील साहब देख रहे हैं, आपको आपके क्लाइंट देख रहे हैं, आपको दूसरे क्लाइंट देख रहे हैं, दूसरे वकील साहब के क्लाइंट देख रहे हैं, आपको पीछे बैठे वो वकील साहब देख रहे हैं जिनका केस वहाँ पे चल रहा है, आपको कोर्ट का स्टाफ देख रहा है। तो आपको याद रखना है, यू आर बीइंग वॉच्ड। अगर आप एक भी छोटी सी अनएथिकल बात करते हैं या मिस्टेक करते हैं, वो दिख रही है, वो छुपती नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको देखा जा रहा है, आपके कंडक्ट को देखा जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत इंस्टांसेस ऐसे आते हैं, कुछ एडवोकेट्स के साथ इंस्टांसेस ऐसे आते हैं कि कई बार हम कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। कई बार माहौल में किसी सर्कमस्टांसेस में शायद 1-2 बार हम कामयाब भी हो जाते हैं, भी कोर्ट को मिसलीड कर दिया। बट क्या कोर्ट को बाद में पता नहीं लगता कि उसको मिसलीड किया गया? तो जजेस को याद रहता है कि ये वकील साहब इस तरह से कर गए थे। वहीं से क्रेडिबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव बननी शुरू हो जाती है। आपका ऑपोजिट वकील साहब के साथ क्या बिहेवियर है, एक बार अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो उनको याद रहता है, अच्छा करते हैं तो भी याद रहता है। तो ये चीज़ें आपकी सारी वॉच हो रही हैं। बेसिकली आपका कंडक्ट वॉच किया जा रहा है। आप इसको ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नज़रें हैं जो आपको देख रही हैं, जिनके बारे में आपको भी नहीं पता। आपको अपने बारे में इतना पता नहीं है जितना उन लोगों को आपके बारे में पता है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए अपने कंडक्ट को वॉच करें। ये भूल जाएं कि आपको कोई नहीं देख रहा है। जैसे हम पुराने समय में आज भी कह देते हैं ना, हमें कोई नहीं देख रहा है तो हमारा भगवान देख रहा है। हमें देखा जा रहा है, तो आपका कंडक्ट लोगों को दिखता है। तो आपको उस कंडक्ट को कंसिस्टेंट रखना है। अगर एक आध बार आपके साथ कुछ गलत हो भी जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, किसी केस में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, डोंट अडॉप्ट टू अनएथिकल मीन्स। थोड़ा मुश्किल है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पर चलेंगे तो इसके रिजल्ट्स बड़े ही ब्यूटीफुल हैं। तो साथ में सर कुछ ऐसे न्यू एडवोकेट्स होते हैं जो फाइनेंशियली जिनकी हालत थोड़ी नरम होती है, ठीक है, लेकिन वो किसी सीनियर एडवोकेट्स के साथ सीखने लग जाते हैं, उनके चैम्बर में काम करते हैं, ठीक है, तो क्या उनको ऐसी सिचुएशन में भी सीखना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातों को हम बीच में मिक्स नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल हालत अगर किसी की थोड़ी ख़राब है तो वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा। ये दोनों एक सेपरेट बातें हैं। हम क्वेश्चन इस पे बात करते हैं कि क्या उसको इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में सीखना चाहिए और विदाउट पेमेंट सीखना चाहिए कि नहीं। देखिए विशेष साहब, मैं बताता हूँ आपको। हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम फीस देते हैं, फीस नहीं देते, हमें कॉलेज या स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो हम भाग कर वहाँ फीस देते हैं, उधार लेकर भी देते हैं, लोन लेकर भी देते हैं। तो जब हम एक वकालत के प्रोफेशन में आए हैं, जब हम एक नए प्रोफेशन में आए हैं और किसी सीनियर से हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए हम फीस एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, हम चार्जेस एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? अगर मैं कहूँ तो क्या उल्टा हमें उनको पैसा नहीं देना चाहिए? हमारे वो नुक्ते बता रहे हैं, हमारे को निटी-गिटी बता रहे हैं, 24 घंटे हमारे को अपने साथ रख रहे हैं। जब वो किसी क्लाइंट से बात करते हैं, जज साहब से बात करते हैं या कोई केस ड्राफ्ट करते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हैं। तो इसमें इस चीज़ को पैसे के साथ कंपेयर करना, हाँ कुछ चैम्बर्स पे करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पे कर रहे और आपको सीखने को मिल रहा है तो आपको सीखना चाहिए। मतलब सीखना चाहिए, अपने को टाइम बाहर लगाना चाहिए। यस, इन द बिगिनिंग ऑफ द करियर इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट यू लर्न रादर देन व्हाट यू अर्न, क्योंकि ये जो आपकी लर्निंग है यही बाद में अर्निंग बनेगी। और जहाँ तक रही आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात, स्मार्ट वर्क ये है कि जो आप काम सीख रहे हैं उसके साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्ड करिए। जो आप सीख रहे हैं उसको बाहर दूसरे क्लाइंट के साथ इंप्लीमेंट करिए, वो अपनी प्रैक्टिस को बिल्ड करिए। कोई सीनियर अपनी प्रैक्टिस आपको हैंड ओवर नहीं करेगा, उन्होंने सिखा दिया, वही बहुत बड़ी बात है।
तो यंग लॉयर्स जो हैं उनको सीखने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने के लिए जैसे हमने बात की कि किसी सीनियर के साथ अगर वो अटैच होते हैं तो अपने काम में एक एटीट्यूड रखिए, वो ज़रूर रखिए। देखिए, बहुत एक बड़े ही सुलझे हुए एक इंसान ने मुझे एक बार एक बात कही थी, यंग जनरेशन, जब मैं यंग जनरेशन में था उस समय कही थी, आज भी मुझे बात याद है। कहते जब भी आपका बॉस आपको काम देना बंद कर दे तो समझ लो आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो आपको अपने बॉस का जुड़ना है, आपने काम को ग्रैब करना है, आपने प्रोएक्टिव होकर काम को पकड़ना है, आपने प्रोएक्टिव होकर काम को उनको असिस्ट करना है। और अगर किसी तरह उनको लगे कि मैं इसको ये काम नहीं दे रहा हूं तो आपको एक्टिव होकर उनको असिस्ट करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पून फीडिंग इस प्रोफेशन में नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अ टीचर और अ ट्रेनर, यू आर गोइंग टू अ लॉयर जिसके पास अपने केसेस हैं। आपके सीनियर का दिमाग अपने केस में लगा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है कि आपको बैठ के समझाए कि क्या लॉ है। ये एक्टिविटी आपने करनी है। जितना आप अपने सीनियर को असिस्ट करेंगे, जितना आप केसेस में घुस जाएंगे, जितना आप उनको एग्रेसिवली होकर उनको सहायता करेंगे, आपकी केस की मास्टरी बढ़ती जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, चाहे इसको सही कहें या गलत कहें, पर उन केसेस में और उन सिचुएशंस में आपके सीनियर की आपके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, तो आपको और काम देना स्टार्ट कर देंगे। जितना काम अपने हाथ से निकालेंगे उतना आप निखरते जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, इसमें लॉजिक में कुछ और तो है ही नहीं। तो साथ ही सर, अगर एज्यूम करें कोई कोर्ट लगी हुई है, जी यंग जनरेशन के एडवोकेट हैं, जी वो कोर्ट में अपना केस परस्यू कर रहे हैं, जी जज साहब है किसी बात पे उनकी इंसल्ट कर देते हैं, जी कोई बात जज सबको अच्छी नहीं लगती, जी तो उस सिचुएशन में यंग लॉयर को क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो हमने वर्ड यूज़ किया इंसल्ट, ये वर्ड ही रॉन्ग है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ यंग लॉयर्स को कि जब आप कोर्ट रूम में एंटर करते हैं, वकालत के लिए जाते हैं, तो अपने ईगो को अपने कबर्ड में लॉक करके जाइए। बिल्कुल। ईगो की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और ये इंसल्ट नहीं है। देखिए, आप चीज़ को समझिए। एक जज साहब सुबह से शाम तक बैठे हैं, उनके पास दिन का 500,000 केस लगा हुआ है, उन्होंने कोर्ट को कंडक्ट करना है। आप अनप्रिपेयर्ड होकर चले जाते हैं, आपको केस की नॉलेज नहीं है, या आप वहाँ कोई इलीगल सबमिशन कर देते हैं, इट इज़ डेफिनेट दैट ही विल बी इरिटेटेड। और डांटता हमें कौन नहीं है? हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं, ट्रेनर्स हमें डांटते हैं। तो ये इंसल्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है, कि आज पेरेंट लेना है, एज ए पेरेंट लेना है, और उसको लगना है कि आज मुझसे गलती हुई, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट इट। क्योंकि किसी भी जज साहब को, किसी भी कोर्ट स्टाफ को पर्सनली आपसे कुछ नहीं है। वो तो आप किसी प्रोसीजर को अगर डिसरप्ट किया जाएगा तो एवरीवन इज ह्यूमन, बिल्कुल, तो वो तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसको पॉजिटिवली लें, टेक इट इन योर स्ट्राइड, एंड इसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। और धीरे 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 5, 6, 7, 10 इंसिडेंट हो जाएंगे, 11वें में आप एक अच्छे लॉयर उभर के निकल आएंगे। तो सर, आप जो प्रैक्टिस करते हैं एज अ क्रिमिनल लॉयर एंड मैट्रिमोनियल लॉयर, जी, तो हमने मूवीज में जो देखा है, जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं खास करके जी, उनको दिखाया जाता है काफ़ी ग्लैमरस फील्ड दिखाया जाता है जी। तो क्या ये एक्चुअल में ट्रुथफुल है? देखिए, ग्लैमर है तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत लेटर स्टेज पे है और बहुत लिमिटेड है। आपको ग्लैमर सिर्फ उतना नजर आता है जब एक वकील साहब आर्ग्यू कर रहे होते हैं, या वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे जो रातों की नींद उड़ती है, जो स्टडी जाती है, उसमें ग्लैमर नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, लेट्स से मर्डर। अब इस एस्पेक्ट में क्रिमिनल लॉ में 2+2 4 का कोई लॉजिक ही नहीं है। एक मर्डर होता है वो 10 तरीके से, 100 तरीके से, 1000 तरीके से हो सकता है। एक सिमिलर मर्डर भी 10 तरीके से हो सकता है। मर्डर की मोडस ऑपरेंडी अलग हो सकती है, मर्डर का साइकोलॉजी अलग हो सकती है। अब एज अ डिफेंस लॉयर किसी को बीच में से निकालना या उसमें से लूपहोल्स निकालना इट्स वेरी टफ। तो हर केस एक नया केस है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्टीरियोटाइप है कि आप रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। हर केस आपके लिए नया केस है। अब मर्डर, हर मर्डर डिफरेंट है, रेप, हर रेप डिफरेंट है, डकैती, हर डकैती डिफरेंट है। तो इतना ग्लैमरस जो दिखाया जाता है, ऑफ कोर्स मूवीज हैं, दिखाया जाता है, और अट्रैक्शन होनी भी चाहिए। अगर ग्लैमर नहीं दिखाया जाएगा तो लोग आएंगे नहीं। लेकिन उस ग्लैमर तक पहुंचने के लिए जिस हार्ड वर्क की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना बहुत यानी जरूरी कि है। ग्लैमर से ज़्यादा तो हार्ड वर्क है। एब्सोल्युटली, वहां तक पहुंचने की जर्नी थोड़ी सी टफ है, लेकिन मजेदार है। मज़ेदार है जी तो सर, अभी आपने बात की मर्डर की, रेप की। जी आपके पास कोई केस आता है, आपको पता है कि इस पर्सन का केस मैंने लड़ना है जी और इसने मर्डर भी किया एक्चुअल में, जी लेकिन आपने उसको डिफेंड करना है, बचाना है। जी। तो उस सिचुएशन में माइंड में एथिक्स कहाँ होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही पुराना, सालों साल पुराना क्वेश्चन है। लॉयर जो बनने को होते हैं और जो लॉयर हो चुके होते हैं, सबके जहन में क्वेश्चन होता है। शायद ये क्वेश्चन मैंने 10 बार सुना होगा और 10 बार पूछा भी होगा। लेकिन एक बार मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वहाँ पे ऑनरेबल जजेस थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, तो अब मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा कैमरे पे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात, ये सेम क्वेश्चन मैंने पूछा और वो आंसर मुझे स्ट्राइक कर गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी मैं कोई केस को एक्सेप्ट करता हूँ, पहले अपनी कॉन्शियस को आप वहीं चेक कर लीजिए।
क्या आपकी कॉन्शियस उस केस को लेने को अलाउ करती है कि नहीं करती है। देखिए, क्योंकि अगर मेरी कॉन्शियस उस केस को लेने को अलाउ नहीं करेगी तो मैं उस केस को जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। फिर आप मुझे 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, मेरी आत्मा उसमें जुड़ नहीं रही है तो मैं उसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वो ब्रीफ एक्सेप्ट नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप अपनी कॉन्शियस को पहले चेक कर लीजिए, टटोल लीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। सेकेंडली, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें कुछ केसेस को कंडक्ट करना पड़ता है। अब जैसे बहुत शोर मचा था कि कसाब को वकील दे दिया या किसी मुलजिम को वकील दे दिया। आप समझिए मेरी बात को, हमारा जो कानून का प्रावधान है, हमारा जो संविधान है, वो हर किसी को हक देता है अपनी पैरवी करने का, हर किसी को हक देता है अपना वकील करने का। अगर किसी को वकील नहीं दिया जाएगा, वो अपना वकील से थ्रू, अगर वो चाहता है वकील करना और वकील के थ्रू अपनी पैरवी कोर्ट में नहीं करेगा तो आप उसको सजा नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस से गुजरने के लिए एक वकील होना बहुत जरूरी है। तो इन केसेस में जो वकील साहिबान होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कॉन्शियस सेज, उसमें ड्यूटी भी एक इन्वॉल्व है, ड्यूटी भी एक कॉन्शियस है। आपको कागजों के हिसाब से कोर्ट के ट्रायल को कंडक्ट करना है। बिकॉज हम एज अ लॉयर कर क्या रहे हैं, एज अ लॉयर एक बड़ी नोशन है, एक वर्ड चल पड़ा आर्गुमेंट्स। बेसिकली हम आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। डिफेंस लॉयर एंड प्रोसिक्यूशन लॉयर बोथ आर असिस्टिंग द कोर्ट टू अराइव एट अ कंक्लूजन। तो उस केस में आप बताइए कि अगर कोई मर्डर है, उसको वकील नहीं दिया जाता, उसका राइट चला जाता है, तो फिर एक्विट हो जाएगा ना। तो आपको वो करना है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मौके पे डिपेंड करता है। आपको अपने आप को टोलना है, टटोलना है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। मतलब ये फैक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं रहता है, बेस रहता है। ये सब सिचुएशन पे रहता है, आप किस सिचुएशन में किस केस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस सिचुएशन में नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार विशेष साहब, बहुत बार आपको एक बात बताऊं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, कई बार वकील साहब को भी नहीं पता होता है एक्चुअल क्या है। जो एक्चुअली क्लेवर क्लाइंट्स हैं कई बार कंसील भी कर जाते हैं। वकील साहब तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के बेस पे आगे चलेंगे ना। एक्चुअल कई बार क्या होता है कि क्लाइंट भी आपको नहीं बताता है। हाँ, अगर आपकी सिक्स सेंस है, आपने देख लिया तो अच्छी बात है। तो वही कॉन्शियस की बात आती है। कॉन्शियस अपना पहले चेक कर लीजिए, बट वंस यू टेक अ केस तब आप उसको अच्छे से कंडक्ट करिए अपना, फिर वही आपका धर्म है। तो कई बार आपने बोला कि कई बार वकील साहब को, जज साहब को भी नहीं पता लगता कि फैक्ट्स क्या है, एक्चुअल क्या था, फैक्ट्स के ऊपर चलता है। तो एक ये है कि जो कानून का स्टैचू है जी, कानून की अपनी मूर्ति है, उसकी आंखों पे ब्लैक पट्टी बंधी होती है जी, उसके पीछे क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है सर कि देखिए, कानून वो देखता है जो कानून को दिखाया जाता है। कानून ने डिसीजन लेना है एविडेंसेस के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय ही हो गया, जो कोर्ट के समक्ष पेश ही नहीं हुआ, तो कानून उसको नहीं देखेगा। यही बंधी हुई पट्टी है। एक्चुअल में क्या हुआ, शायद ना तो वो कानून को पता है, ना जज साहब को पता है, ना वकील साहब को पता है, वो किसी और को ही पता है जिसने किया है। मतलब जो सामने दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं हो सकता। कई बार कई केसों में तो शायद इसी का वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, कई बार हमारी जो कानून के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी है, वकील साहब है, कई बार हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, आपने वो मूवी जॉली LLB जो थी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। कुछ डायलॉग याद रह जाते हैं, लैंडमार्क होते हैं। तो वहाँ जज साहब होते हैं, वो कहते हैं जी कानून अंधा है, जज अंधा नहीं है। तो कई बार दिख भी रहा होता है कि गलत हुआ है, पर उसका साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, एविडेंस हमारे सामने नहीं है। तो उस एविडेंस के बिना डिसीजन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पट्टी बंधी हुई कही जाती है। तो सर, आप कह रहे हैं कानून अंधा होता है, ये हमें प्रूफ के साथ ही सारा कुछ वहाँ पे एविडेंस देने पड़ते हैं जी। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि भाई 10 साल से 15 साल से लोगों के केस पेंडिंग है, 20-20 साल हो गए जी, केस का निपटारा नहीं हो रहा। लाखों इंडियन कोर्ट्स के अंदर केस पेंडिंग में चल रहे हैं जी। कई बार तो ये होता है जिसका केस चल रहा है वो 5 साल पहले ही मर गया जी, ठीक है, राइट। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं कोई सिस्टम और अडोप्ट नहीं करना चाहिए, कुछ पॉलिसीज चेंज नहीं करनी चाहिए कि एक टाइम पीरियड हो जहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकें? देखिए, इस सिस्टम में बैठकर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी जो नए आए हैं वो काम कर रहे हैं, पुराना भी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल भी काम कर रहे हैं, स्टेट भी काम कर रही है। लेकिन ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, इसकी नोशन को मैं एक बार तोड़ना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी को लगता है भी केस पेंडिंग है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए कि जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से एजुकेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से लिटिगेशन बढ़ रही है। लिटिगेशन ह्यूमनली एक ह्यूमन बीइंग, एक जज भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके सामने दिन में अगर 1000 केस लिस्ट हो जाता है, हर केस की एविडेंस रिकॉर्ड करना, प्रोसीजर जाना, फिर उसके ऑर्डर लिखवाना, उन फाइल्स को पढ़ के ऑर्डर लिखवाना ताकि किसी को गलत सजा ना हो जाए, क्या इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कहना बहुत आसान है कि जजेस की रेशियो बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। एवरी ऑफिसर कैरीज विद हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ लायबिलिटी टू द स्टेट। उनके खर्चे हैं, सब कुछ है, कोर्ट्स नहीं बननी है, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसके लिए देखा जाए तो एक मीडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कोर्ट्स में, बड़ा अच्छा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है।
और उसके बाद ADRs हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टेट कर रही है, कोर्ट्स कर रही हैं, पर ये देखना इतना, कहना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो हर किसी को अपील का राइट देता है। अब जिन पेंडेंसी ऑफ केसेस की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ट्रायल कोर्ट में 15 साल 20 साल से पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचते पहुंचते 20 साल से पेंडिंग है। वो प्रावधान है। और जितनी पेंडेंसी नीचे वाली कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, उतनी ही पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट्स में भी है। तो इट इज़ अ कोलेक्टिव एफर्ट विच शुड बी मेड बाय ऑल द पीपल टुगेदर। सो ये एक कुछ फैक्टर्स हैं, पर हाँ, इस पे काम होना चाहिए। इसमें काम होने के लिए जजेस को, स्टेट को, वकीलों को, सबको अपना योगदान देना चाहिए। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जी तो कोई केस है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में A पर्सन जीत गया, जी बाद में B ने जाके अपील कर दी जी हाई कोर्ट में, जी फिर से वो A पर्सन जीत गया, जी फिर B चला गया सुप्रीम कोर्ट, जी फिर यहाँ पे जाके B जीत गया। जी। तो इसके पीछे क्या फैक्ट होते हैं? पहले तो 10-15 साल ही नीचे जो निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जस्टिस बहुत डिले चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यही तो ब्यूटी ऑफ द सिस्टम है। जब किसी को अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का, उसने उस अपील को अवेल कर लिया, उसने इस अधिकार को अवेल कर लिया। अब आपने कहा कि एक A पर्सन है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गया, वो हाई कोर्ट में भी केस हार गया, राइट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो केस जीत गया। तो हो सकता है कि जिस लॉ पॉइंट के ऊपर वो केस को लड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट कर लिया। या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कुछ नए लॉज ऐसे आ गए जिससे कि उसके पॉइंट को अप्रिसिएशन मिल गई। तो ये तो ब्यूटी ऑफ सिस्टम है। देखिए, जीत हार का सिस्टम तो आगे तक लगा रहेगा। ये एक प्रॉपर सिस्टम है, ये कानून का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। वाई शुड वी? किसी का राइट तो हम नहीं कर्टेल कर सकते अपील करने का। जी, तो इसमें ये कहना कि नीचे हार गए, ऊपर जीत गए, इट इज़ अ वेरी सेपरेट मैटर। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अमीरों का कानून अलग है, गरीबों का कानून अलग है। कई जगह देखा गया कि एविडेंस ही उड़ा दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात अमीरों और गरीबों के कानून की नहीं है। बात यह है कि कोर्ट तक आपका केस पहुंचने से पहले उस केस को हैंडल कैसे किया जाता है। हाँ, आपने सही कहा, कुछ एविडेंसेस उड़ा दिए जाते हैं। देखिए, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। अब जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जिन एविडेंसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगी, कोर्ट तो उसी के बेस पे अपना डिसीजन देगा। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस हालात में एविडेंस को हैंडल करती है, कैसे करती है, प्रेशर में करती है या लैक ऑफ नॉलेज में करती है, वो दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव। लेकिन इसको ये कहना अमीरों का कानून, गरीबों का कानून, ये ऐसा नहीं है। बिकॉज आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई इंसिडेंट किसी सड़क पे होता है, 10 लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कोर्ट्स सुओ मोटो एक्शन लेते थे, या कोई न्यूज़पेपर में खबर आई, उस पर एक्शन ले लिया। तो इसको क्लासीफाई करना अमीर और गरीब एक अलग बात है, पर हाँ, जिस तरीके से केस को हैंडल किया जाता है कोर्ट में आने से पहले, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट्स मैटर अ लॉट। यस। तो साथ ही साथ लोगों में ना एक धारणा है आम आदमी के माइंड में कि कोर्ट्स में अगर कोई जाता है तो वहाँ पे जो फैक्ट काम करते हैं, एविडेंस करते हैं, वो एक इमेज पिक्चर काम करती है। ऑडियो वीडियो को वहाँ तरजीह नहीं दी जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक आम आदमी की अगर धारणा है तो मैं कहूँगा एक र्यूमर कहूँगा, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँगा एक आम आदमी की। जी। क्योंकि कोर्ट्स में आपकी ऑडियो एविडेंसेस, वीडियो एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर एडमिसिबल इन कोर्ट। सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको प्रोविजन देता है उसको एडमिसिबल कराने का। हाँ, उसका एक प्रोसीजर है जिसमें आपको एक अच्छे वकील साहब को संपर्क करके एक तरीके से कोर्ट के समक्ष पेश करना है। ओनली देन इट इज एडमिसिबल और अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत सारे केसेस है जहाँ ऑडियो वीडियो एविडेंसेस साथ में जाती हैं और केस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी। तो जो ये सोशल मीडिया की वीडियोस होती हैं किसी भी इंसिडेंट की, तो क्या कोर्ट में इनका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? एब्सोल्युटली पड़ता है। लेकिन इसमें देखना ये ज़रूरी है विशेष साहब कि ये जो वीडियोस हम सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या ये राइट अथॉरिटी तक, राइट पर्सपेक्टिव में पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आजकल देखता हूँ बड़े बच्चे यंगस्टर्स हैं, गोप्रो कैमरा है, कुछ है, लगा लिया, कभी वीडियो बना लिया, जी ये पुलिस वाले ने मेरा गलत चालान कर दिया, या मेरे साथ ये हो गया, यहाँ पे वो था, वीडियो बना लिया, आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, दैट्स गुड। पर क्या वो किसी राइट अथॉरिटी तक पहुंचा? और पहुंचा किस तरीके से पहुंचा? क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, ईमेल्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्या वो राइट अथॉरिटी तक पहुंचेगा नहीं तो एक्शन नहीं होगा। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का एक अपना प्रेशर है और वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। तो थोड़ा इससे बच के भी रहना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसे केसेस आए भी हैं जहाँ कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ पोस्ट डाले
और जिनके खिलाफ वो पोस्ट डाले उसमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो उनको डेफामेशन के केस का भी सामना करना पड़ा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को नॉलेज होती नहीं, वो वीडियो बना के कुछ भी बोल देते हैं, यस, तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं। इससे बचना चाहिए। अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है जिसको डेफामेशन के कानून की जानकारी है, वो आपके सारे एविडेंसेस इकट्ठे करके आपको डेफामेशन केस में अगर आपको एनरोप करता है तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपने खुद वो चीज़ें बोली हुई हैं और सब कुछ ट्रेस हो जाता है आजकल। सो इससे बचना चाहिए। मैं यंगस्टर्स को खासकर ये सलाह देता हूँ कि ओवर जीलस मत होएं। अगर आपने कोई सिस्टम को चेंज करने की ठान ली है या कोई मुहिम छेड़ ली है, उसको एक तरीके से फॉलो किया जाए। तरीके से करो, ये नहीं है कहीं भी अपना मोबाइल निकाला, वीडियो बनानी शुरू कर दी। यस, ये कई बार आपको बूमरैंग भी कर सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वकालत के ऊपर क्या इम्पैक्ट दे रही है, क्या इफेक्ट दे रही है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एआई के बारे में। देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एआई हमें कितना यूजफुल है, कितना नहीं यूजफुल है, एक चीज़ को अब हमें एडमिट करना बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हर प्रोफेशन की तरह वकालत में भी एआई एंटर कर चुका है। आप चाहें या ना चाहें, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यंगस्टर यूज़ कर रहे हैं, सीनियर लॉयर्स यूज़ कर रहे हैं, सीनियर लॉयर्स अपने जूनियर लॉयर्स के थ्रू यूज़ करवा रहे हैं, इस तरीके से उस तरीके से। तो ये एंटर हो चुका है, आपको इस फैक्ट को एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड बात यह है कि एआई एक वकील को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आपको बहुत जल्दी एआई को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि आपका जो मन है, अगर वो आपका मित्र बन जाएगा तो बड़ा अच्छा आपको काम देगा जी। अगर आपका दुश्मन बन जाएगा तो आपको हार्मफुल रहेगा। एआई के साथ बिल्कुल ही वैसा है। अगर तो एक बेलगाम हाथी की तरह हो गया तो ये आपको डैमेज कॉज करेगा। अगर आपने इसको यूज़ करना सीख लिया तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपका स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाता है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी कुछ केसेस देखने में सामने आए हैं। अभी मेरे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मेरे को गूगल से ही पता लगा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी वकील साहब को 50,000 का जुर्माना दिया है। किस लिए? उन्होंने एआई से एक केस को ड्राफ्ट किया और उस केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया और एआई ने कुछ साइटेशंस उनको दी, कुछ जजमेंट्स। कोर्ट ने अपने सारे स्टाफ को लगा दिया कि वो जजमेंट्स ढूंढ के लगा ले। वो जजमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अच्छा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो और ये AI ने लिख दी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने भी इस चीज़ को बाद में ट्राई किया, कुछ केस लॉज ढूंढने की कोशिश करी, कुछ ऐसे केस लॉज वहां पे बताए गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप बताइए कितना डेंजरस टूल है। डेंजरस है। और दूसरी बात, यंग लॉयर्स को मैं जानबूझ के स्पेशली ये बात बताना चाहूंगा, एआई आपका काम आसान तो करता है लेकिन आपका काम बढ़ा भी देता है। अगर आप अपना काम खुद करते हैं तो आप एक काम को अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एआई के साथ आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि वो काम गलत तो नहीं हो रहा। तो बड़े ध्यान से इसको यूज करना है, बड़े केयरफुली करना है। और सब वकीलों को मैं ये कहूंगा कि ठीक है, कुछ हद तक कहीं ना कहीं इसको लिमिटेड तौर पे यूज करें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आज की डेट में डिपेंड ना करें। कल इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होती है, कुछ है, एक्सेप्ट इट्स अ वेरी डेंजरस टूल, बट ऑफ कोर्स इट इज हेल्पफुल ऑल्सो। हेल्पफुल आल्सो। जी। एज अ क्रिमिनल लॉयर आपके पास जो केस आते होंगे तो गैंगस्टर भी आते होंगे? नहीं, मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं आता जी। मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं आता, कोई रेपिस्ट नहीं आता, कोई मर्डर नहीं आता। जब तक कोर्ट किसी को कुछ करार नहीं दे देता, हाउ कैन यू कॉल हिम अ गैंगस्टर, हाउ कैन यू कॉल हिम अ रेपिस्ट? मेरे पास जो मेरा क्लाइंट है वो इनोसेंट क्लाइंट है। मैं उसका केस लड़ रहा हूँ और उसकी इनोसेंस को प्रूव कर रहा हूँ। तो किसी को लेबल करना इज नॉट डन। हाँ, कोर्ट कभी किसी को कन्विक्ट करे, दैट इज अ सेपरेट इशू फॉर मी। माई क्लाइंट इज वेरी जेन्युइन एंड आई हैव टू फाइट फॉर माई क्लाइंट। मतलब वो रेपिस्ट हो, वो गैंगस्टर हो, जब तक साबित नहीं होता तो वो आपके लिए वो जस्ट एक नॉर्मल क्लाइंट है। एब्सोल्युटली, मेरे लिए मेरा क्लाइंट है। जब तक किसी को कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देता तब तक वो रेपिस्ट या तब तक वो मर्डर कैसे हो जाता है? मेरा धर्म है अपने क्लाइंट के लिए लड़ना। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं पहले उसके केस को देखता हूँ, उसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता हूँ, मेरा कॉन्शियस अलाउ करता है, फिर केस को कंटेस्ट करता हूँ। अगर मैं ही कहूँगा कि मेरा क्लाइंट मर्डरर है, मैं ही कहूँगा मेरा क्लाइंट रेपिस्ट है, तो मैं उसका वकील किस बात का हुआ? तो मैं इस टर्मिनोलॉजी के बड़ा खिलाफ हूँ। मैं एक वकील हूँ, मेरा धर्म है मेरे क्लाइंट के लिए लड़ना, और मेरा क्लाइंट इनोसेंट है। साथ ही एक और फैक्ट, पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में 36 का आंकड़ा दिखाया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रील्स हो, मूवीज हो। तो क्या Right. एक्चुअल वर्क को करता है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 36 का आंकड़ा दिखाया जाता है, 36 का आंकड़ा होता नहीं है। आप मैं आज इस फोरम पे ये बात कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँगा। आप एज एन इंडिविजुअल बताइए, मैं एज एन इंडिविजुअल बताऊँ, अगर हमारे देश में पुलिस ना हो तो हम सुरक्षित ना हो? अगर हमारे देश में वकील ना हो तो पुलिस वालों की पैरवी करने वाला कोई ना हो? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा पुलिस वालों के साथ कोई 36 का आंकड़ा है। हाँ, एक आधा दूसरा कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसको रील्स बना के वायरल कर दिया जाता है, मतभेद सब जगह होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक डिफेंस लॉयर हूँ और पुलिस ने किसी को
प्रोसिक्यूशन में किसी को केस उसके ऊपर बनाकर एफआईआर लॉन्च कर दी, तो ऑफ कोर्स कोर्ट में तो मुझे उनके खिलाफ ही खड़े होना है। तो यू कैन टेक इट एज अ फ्रेंडली मैच, या वो कहो कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो ये 36 का आंकड़ा ये मूवीज़ में, रील्स में लोगों ने इस तरह से बना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे पुलिस वाले भी मेरे क्लाइंट हैं, या अगर आप कहिए कि पुलिस जब कोर्ट में केस डालती है तो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू डालती है, तो सरकार का वकील होता है। तो 36 का आंकड़ा तो रहा नहीं, ये सिर्फ रील्स बनाने के लिए या उस करके दिया गया, ऐसा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। यस, एक आधा इंसिडेंट हो जाता है, वो सब जगह हो जाता है। एक ये भी देखा गया है, काफ़ी रील्स वायरल हुई थी, सब कुछ हुआ था कि दिल्ली की शायद ये घटना है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया था कि एडवोकेट्स को एंटर होना मना है थाने के अंदर। हाँ, क्या वो फैक्ट था? हाँ, कुछ रील्स मैंने भी देखी थी जहाँ की कुछ कथित तौर पे कुछ पुलिस वाले जो है रिकॉर्डिंग में कैद हो गए थे, जो बोल रहे थे कि वकीलों को यहाँ एंट्री करना अलाउड नहीं है, वकील का राइट कोर्ट तक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक सिचुएशन थी, गर्मा गर्मी थी, किसी पुलिस अफसर ने ऐसा कह दिया होगा, पर ऐसा है नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे वकील साहिबान उसी थाने में गए भी हैं और बोले कि इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, इट्स अ पब्लिक प्लेस और एनीवन कैन गो, इट्स अ पब्लिक ऑफिस, एनीवन कैन गो टू रजिस्टर हिज ग्रीवियंस। और सरकार बहुत सारे केसेस में बहुत जगह कंप्लेनेंट को, विक्टिम को राइट देती है अपने वकील को हायर करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वकील का अधिकार सिर्फ कोर्ट तक है। वो किसी सिचुएशन में उन्होंने कह दिया होगा, पर बाद में मेरे ख्याल से इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है। और सारी पब्लिक को मैं बताता हूँ कि जो पुलिस स्टेशंस हैं, दे आर मेंट फॉर पब्लिक, दे शुड गो देयर, दे शुड रजिस्टर देयर ग्रीवियंसेस। अगर उनको किसी भी समय कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो कानूनी सहायता ले सकते हैं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों साथ ही चल सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप देखिए, सरकार खुद आपको लीगल एड देती है, खुद आपको कानूनी सहायता देती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक तरफ तो सरकार आपको कानूनी सहायता देती है, वकील प्रोवाइड करती है, उसकी तरफ फिर आप पुलिस के साथ अपना वकील भी नहीं लेके जा सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी सिचुएशन में कह दिया होगा, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर ये देखा गया है, सॉरी टू से, कि आप एडवोकेट्स स्ट्राइक बहुत करते हो, जब देखो स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। मिस्टर वशिष्ठ, डोंट लेवल एलिगेशंस ऑन माय प्रोफेशन। मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। किस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं? स्ट्राइक का प्रावधान गांधी जी ने दिया है। अगर कुछ अन्याय होगा, हम वकील भाई इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उससे उसका सोल्यूशन भी निकलता है। स्ट्राइक करना एक हर किसी का अधिकार है। क्या डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करते? क्या बस ड्राइवर स्ट्राइक नहीं करते? तो अगर वकील ने स्ट्राइक कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इससे जनरल पब्लिक हरास होती है। हाँ, जनरल पब्लिक हरास होती है, लेकिन स्ट्राइक अगर किसी कारण से की जाती है, वो भी तो हरासमेंट के लिए की जाती है। आई थिंक यू आर लेवलिंग एलिगेशंस ऑन माय प्रोफेशन। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया सर, मैं अपने आप से नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना कीमती समय निकाल के आया हूँ। अगर आप मेरे प्रोफेशन पे एलिगेशन लगाना चाहते तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं सर, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरा नॉर्मल क्वेश्चन था, जो पब्लिक के कमेंट्स वगैरह भी आते हैं लोगों को कि स्ट्राइक्स चलती रहती हैं, उसी को लेके जस्ट मैंने एक क्वेश्चन किया। देखिए, आप इस तरह से पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए, स्ट्राइक के पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए। आप बताइए, आपकी फैमिली में कुछ होगा तो क्या आपके फैमिली वाले एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे? अगर हमारे वकील भाई के साथ कुछ होगा तो क्या हम इकट्ठे नहीं होंगे? नहीं, वो मैं समझ गया, इकट्ठा होना बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इससे जनरल पब्लिक हरास होती है? मेन क्वेश्चन वो है। देखिए, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या बसें रुकती हैं, चक्का जाम होता है तो पब्लिक हरास नहीं होती है? क्या जब डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं, अपनी ओपीडीज बंद कर देते हैं, तो क्या पब्लिक हरास नहीं होती? लेकिन रोष दिखाने का तरीका भी तो यही है। और तरीका क्या है? जब किसी की सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेगा? जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाए, कैसे पिलाएगी? तो लेकिन अगर एडवोकेट्स ही कहेंगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता का क्या होगा? यस, सिस्टम में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ की अच्छे अच्छे लोगों की सुनवाई नहीं होती, और बहुत सारी बार होता है कि एडवोकेट्स की सुनवाई नहीं होती, तो हमें हर तरीका अपनाना पड़ता है। लेकिन स्ट्राइक करना एक शांतिपूर्ण तरीका है। गांधी जी ने इसका अधिकार सबको दिया, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और हाँ, जब कोई चीज़ का रेजोल्यूशन हो जाता है, स्ट्राइक खत्म भी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बताइए, आपके अधिकारों का हनन होगा और किसी तरीके से उसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो क्या आप स्ट्राइक नहीं करेंगे? क्या आपके साथ आपकी फैमिली के 100 मेंबर होंगे, क्या 100 मेंबर खड़े नहीं होंगे? आप बताइए। धरने पे तो आज हर कोई बैठता है, तो धरने पे बैठने के लिए स्पेशल पब्लिक के लिए सरकार ने धरने की जगहें बना रखी हैं, तो स्ट्राइक करना एक उनका अधिकार है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था जो आपको थोड़ा गलत लगा। मेरा सिंपल ये था कि अगर स्ट्राइक का कोई हमने अल्टरनेट देखना हो तो क्या वो कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ, अगर आप इस तरह से पूछना चाहते हैं, देयर आर ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज। पहली बात तो स्ट्राइक्स के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब जाती है जब उसके सारे रास्ते फेल हो जाते हैं। लेकिन आपने कुछ पूछा कि ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव्स हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि वकीलों के पास तो बहुत रास्ते हैं। वकील कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, 90% होती है अगर आपके केस में मेरिट है। तो इस हिसाब से अगर आप किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, उसके लिए PILs का रास्ता है और बहुत सारी पावर्स कोर्ट्स को दी गई हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, वो रास्ता है, नो डाउट, लेकिन इससे मतलब ये साबित नहीं होता कि स्ट्राइक सही है या गलत है। उस पर हम ना ही कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। तो सर, एज एन एडवोकेट अगर आपसे पूछूं मैं, लोग कोई भी जाता है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराता है पुलिस को, जी लेकिन वो सालों साल FIR ही लॉन्च नहीं होती। जी ये देखने में मिला, चाहे रील देख लो, सोशल मीडिया देख लो, भरा पड़ा है। जी। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या कारण है, इसका इजी वे क्या है? देखिए, फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, उसको डिस्कस करेंगे तो हमें 3-4 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में अगर बात करें, हाँ, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि इजी वे आउट आपने पूछा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक FIR रजिस्टर होना, उसका मतलब एक प्रोसीजर को मोशन में स्टार्ट हो जाना। एक ऐसा प्रोसीजर स्टार्ट होना कि FIR अगर लॉन्च हो गई तो उसके बाद अरेस्ट भी होगी या नहीं होगी, या एविडेंसेस जाएंगी, कोर्ट में केस जाएगा, चालान पेश होगा, तो एक पूरा स्टेट का प्रोसीजर सेटअप हो जाता है। तो हमें तो बड़ा आसान लगता है कि हमारी FIR रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन क्या हमारा केस FIR रजिस्टर होने लायक भी है कि नहीं? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है। यस, कि आपका जो ऑफेंस आप FIR में रिपोर्ट कर रहे हैं वो कॉग्नाइजेबल है, नॉन कॉग्नाइजेबल है, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्या उसके पास, हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य या प्रॉपर, जिसको देसी भाषा में कहूँ तो क्या प्रॉपर तथ्य हैं हमारे पास वो FIR लगाने के लिए? फैक्ट होने जरूरी है। फैक्ट होने जरूरी है, एविडेंसेस होनी जरूरी है। अगर आपके पास ऐसे फैक्ट नहीं है या ऐसी एविडेंसेस नहीं है, या लेट्स से आपके पास ऐसे फैक्ट्स हैं और आपके पास ऐसी एविडेंसेस हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही है, तो मैं आपको कुछ इजी वे आउट बता सकता हूं जहां कि आपका रास्ता थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, आम जनता के यही क्वेश्चन रहता है माइंड में, तो इजी वे है क्या? यस, सबसे पहले तो ये है कि जो थोड़ा सा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाएं, अपनी कंप्लेंट दें, तो उसकी रिसीविंग जरूर लें। ओके। नॉर्मली पुलिस स्टेशन में मेरे क्लाइंट्स को दिक्कत आती है कि रिसीविंग नहीं दी जाती है। हाँ, कोई डरता पूछता भी नहीं है। कोई डरता पूछता भी नहीं है, लेकिन रिसीविंग बहुत जरूरी है। फर्ज करिए आज मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और 1 महीने बाद मैं दोबारा पुलिस स्टेशन जाता हूँ, कहता हूँ 1 महीना पहले मैंने रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट आपकी गायब ही कहीं मिली नहीं रही, हाँ, तो आपका 1 महीना लॉस हो गया। इसी तरीके से मैंने लोगों के 3-3, 4-4, 6-6 महीने वेस्ट होते हुए देखे। ठीक है। जो मेरे पास आते थे, जैसे 6 महीने पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे और हमारा आज तक काम नहीं हुआ। जब मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। होता ही नहीं। हम पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड जरूर जनरेट करिए। लेकिन अगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आपको रिसीविंग नहीं दी जाती, तो उसका क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक है, एक आम आदमी पुलिस के नाम से ही डरता है, एक शरीफ आदमी, और अगर आप वहां जाते हैं तो आप बहसबाजी से डरते हैं। अगर आपको रिसीविंग नहीं दी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपने कंप्लेंट वहां पे दी है उसी कंप्लेंट को वापस आकर रजिस्टर्ड पोस्ट उसी पुलिस स्टेशन में डाल दी जाए। ओके। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट डालते हैं तो आपके पास उसकी रसीद रहती है रसीद रहती और वो प्रॉपर डायरी होती है, उसमें डायरी नंबर चढ़ता है, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जी। तो वो अपने आप में आपकी रिसीविंग का काम करती है। ठीक है। तो आपको वहां जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपको 20-25 रुपए खर्च के रजिस्टर्ड पोस्ट डालनी है, कंप्लेंट की कॉपी रखनी है और रसीद अपने पास रखनी है, ठीक है। आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर इसके बाद भी काम नहीं होता? हाँ, लॉ का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। अगर आपने एक कंप्लेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट वहां पे भेज दी, आपके पास रिसीविंग है और फर्ज करिए हफ्ता 10 दिन महीना आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या आप वहां पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि फिर आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कानून आपको प्रावधान देता है कि उसके कंसर्न SSP को या कंसर्न DSP को आप अगेन रिपोर्ट कर सकते हैं कि 1 महीना पहले मैंने रिपोर्ट की थी, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ। तो वहां पे जाके जब आप रिपोर्ट करते हैं, अगेन आई प्रेफर कि आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही करिए, क्योंकि आप ऑफिस जाएंगे, वहां पे रिसीविंग के लिए लड़ेंगे, ऑफिस आपके घर से बहुत दूर होगा, आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजिए और वहां पे जाके आपको एक आपका सेकंड कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं रिसीविंग बहुत जरूरी है। रिसीविंग बहुत जरूरी है ताकि कागजों में पता लगे कि आप वहां पर गए थे। लेकिन अगर फिर भी काम नहीं होता? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब कानून का प्रावधान हमारे को ये कहता है कि हम सबसे पहले किसी ऑफेंस को रिपोर्ट करते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में। अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन उस पर एक्शन नहीं लेता तो वी रिपोर्ट इट टू दी कंसर्न सीनियर ऑफिसर, दैट विल बी SSP। और फिर भी नहीं होता तो उसके बाद कोर्ट की एक धारा है, CRPC की धारा है 156(3), जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, 156 सबसेक्शन 3 CRPC, जिसके तहत आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं कि ये तरीके से मैंने पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया। तो उसके बाद सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 CRPC में आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे अप्रोच किया था पुलिस को और हमारा एक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप 156(3) सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करते हैं और आप वहां पे अपनी प्ली लेते हैं कि जी मैं तो 10 बार पुलिस स्टेशन गया और मेरा वहां पे सुनवाई नहीं हुई, तो जज साहब आपको पूछेंगे आपके पास रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, वहां आपको ये रिकॉर्ड काम आएगा, वो एक रसीद आपका काम वहां पे कर देगी। तो आपको वहां पे 10 बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यू शुड प्ले स्मार्ट एज पर लॉ। इसीलिए ये नॉलेजेस होना आम जनता को बहुत जरूरी है। लेकिन सर ये ठीक है रजिस्टर्ड पोस्ट, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो क्या करे, वो रजिस्टर्ड पोस्ट करने थोड़ा ना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इमरजेंसी के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहले 100 नंबर होता था, आजकल वो 112 हो गया है। उसके बाद पंजाब में काफ़ी देर 108 की हेल्पलाइन शुरू हुई थी। बाकी बहुत सारे नंबर्स ऑफिसर्स के, सीनियर ऑफिसर्स के आजकल वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश्ड हैं। तो आप उसके ऊपर कॉल करिए, अपना रिकॉर्ड जनरेट करिए। मेरा मतलब है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका काम नहीं होता, तो देयर आर मल्टीपल ऑफ नंबर्स अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट्स। सब जो पब्लिकली डिस्प्ले किए गए हैं, आप उन पे कॉल करिए, रिकॉर्ड जनरेट करिए, एसएमएस करिए, ताकि मेरा मकसद है कि आपकी एंट्री वहाँ पे हो जाए कि आपने उस ऑफेंस को रिपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद इमीडिएटली कुछ नहीं होता है तो प्रावधान जो बहुत कम लोगों को पता है कि देयर आर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स। एवरी कोर्ट, वन सिंगल जज ऑफ एवरी कोर्ट इज अवेक फुल नाइट ओके टू टेक कंप्लेंट्स फ्रॉम दी पीपल हु आर नॉट बीइंग हर्ड। ये बहुत कम लोगों को पता है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट होते हैं, ड्यूटी जजेस होते हैं, इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, वहाँ पे वन जज इज फुल नाइट ऑन ड्यूटी, फुल नाइट ऑन ड्यूटी। और वहाँ पे रोस्टर में लिखा जाता है कौन से जज साहब की ड्यूटी है। तो रेमेडीज आपके पास बहुत हैं, सिर्फ आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है कि कब क्या कहाँ कैसे करना है। तो सर आपने बताया कि एफआईआर कैसे करवाई जाती है, ठीक है, कैसे होती है। जी। तो अगर किसी बेगुनाह के ऊपर एफआईआर होगी, जी ठीक है, जी पुलिस ने एफआईआर कर दी, जी प्रेशर में लगा लो, जेन्युइन तरीके से समझ के लगा लो, जैसे मर्जी एफआईआर कर दी लॉन्च, जी बाद में मसला चला गया कोर्ट में, जी कोर्ट से वो पर्सन बरी हो गया, जी तो उसकी तो हरासमेंट होगी ना, बिल्कुल होगी। वो तो हराश हो गया पूरे प्रोसीजर में, जी उसकी रातों की नींद उड़ गई, फैमिली हराश होगी, रेपुटेशन चली गई। जी तो उसमें उस बंदे के पास भी कोई अधिकार है कानून के अंदर कि नहीं है? कानून आपको हर अधिकार देता है, लेकिन हम उस अधिकार का यूज करते हैं कि नहीं करते हमारे पे डिपेंड क्योंकि करता है। इसका किसी को पता ही नहीं होगा। मोस्टली या पता नहीं है या लोग इसको अवेल नहीं करना चाहते। मेरे पास दोनों तरह के केस आते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो एफआईआर से बरी हो गए, इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ आते हैं, वो कहते हैं वकील साहब हम केस लड़ेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा केस बनता है, उसको कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जिसमें कि जिस कंप्लेनेंट ने आपके ऊपर गलत एफआईआर करवाई वो, और इन सम केसेस अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से एफआईआर की, दोनों उसमें नामजद होते हैं, दोनों को फेस करना पड़ता है ट्रायल, और दोनों को आप बताना पड़ता है कि किस सर्कमस्टांसेस में एफआईआर हुई। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, और कई बार इसमें डेफामेशन भी इन्वोक की जाती है अगर डेफामेशन के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं, और हर्जाना मांगा जाता है। डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है, और मुझे लगता है कि अगर कोई पीड़ित इस चीज़ को फेस कर रहा है तो उसको उसका यूज़ करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी पुलिस वाले ने गलती से कोई एफआईआर लॉन्च कर दी तो उसको भी बाद में भुगतना पड़ता है। यस, अगर उनका कोई लैकुना सामने आता है कि किसी गलत तरीके से एफआईआर की गई है, डेफिनेटली ही इज आंसरेबल इन द कोर्ट। ओके, यस। तो जैसे आपने बताया आप मैट्रिमोनियल में भी करते हैं, एक्सपर्ट हैं उसी स्पेशलाइजेशन के, तो क्या एडवोकेट्स शादियों को तोड़ते हैं? ये एक नोशन है वैसे सब जो पब्लिक में फैली हुई है कि फैली हुई वकील है। शादियों को तोड़ते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। पहली बात तो सबके अपने अपने पर्सनल एथिक्स होते हैं हर प्रोफेशन के, जी। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, जब कोई मैट्रिमोनियल क्लाइंट मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग इसलिए करता हूँ कि देखिए मेरी एक एडवाइस से उसका घर बन भी सकता है, टूट भी सकता है। तो मैं पहले पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उनकी समझौते की बात हो जाए। मैं टटोलता हूँ कि समझौते का कोई स्कोप है या नहीं, और इस स्कोप को मैं लास्ट तक कभी खत्म नहीं करता। तो ये है। लेकिन दूसरी बात है, एक और समझिए कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया अपना दुखड़ा लेकर, और मैंने उसको टटोल लिया कि वो कॉम्प्रोमाइज के उसके चांसेस नहीं हैं किसी भी तरह से, और जब मैंने उस केस को कोर्ट में प्रेजेंट करना है, तो मैं उस केस को एक वीक केस के तौर पे तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मुझे उस केस को स्ट्रांग बना के ही प्रेजेंट करना है, या स्ट्रांग केस को ही प्रेजेंट करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। अब इस चीज को अगर कुछ लोग ये सोचे कि वकील घर को तोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वकील के पास इंसान जाता कब है, जब सब रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। हाँ, एक मॉरल ड्यूटी बनती है एडवोकेट्स की इन मेनी केसेस, इन मैट्रिमोनियल केसेस, कि इस केस में देखा जाए कि क्या समझौते के कोई चांस हैं। अगर वो चांसेस एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे हैं तो केस डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, इन केसेस में, मैट्रिमोनियल केसेस में आजकल कोर्ट्स जो हैं वो भी मीडिएशन को या रिकॉन्सिलिएशन को बहुत एफर्ट देते हैं। तो ये चांसेस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो थ्रू आउट द केस, जब आपका केस चलता है एक मैट्रिमोनियल लॉयर का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप केस को बड़े स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रहे हैं, पर अगर 1% भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का चांस हो, तो आपको उसमें अपनी पूरी जान लगानी चाहिए, बिकॉज उसमें एक पूरी फैमिली का सवाल है।
तो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि एडवोकेट्स घरों को नहीं तोड़ते, लेकिन जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं वो घरों को तोड़ती हैं। काफ़ी हद तक यस। आप देखिए, एक बिना सही और गलत में जाए, एक फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, चलो किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, जो डिस्प्यूट फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ सॉल्व हो सकता था, अगर उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट एंटर कर जाएंगी, एलिगेशंस, क्रॉस एलिगेशंस, जिसमें कुछ सच भी होगा कुछ झूठ भी होगा, वो एंटर कर जाएगा, तो क्या वो नॉट दोबारा बन पाएगा हस्बैंड वाइफ में? जब एक चीज़ें पुलिस में पहुंच जाएं, कोर्ट में पहुंच जाएं, और वहाँ काफ़ी एंगर इश्यूज आ जाएं, काफ़ी एलिगेशंस, क्रॉस एलिगेशंस आ जाएं, तो क्या वो प्यार दोबारा बन पाएगा? तो बिना सही और गलत में जाए, यस, मेरा पर्सनल व्यू है कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स काफ़ी हद तक मैट्रिमोनियल रिलेशंस को तोड़ती हैं, खराब करती हैं, और बहुत पहले इसका निवारण कर देना चाहिए। तो इसका हल क्या है, जायज हल क्या है? जायज़ हल, आप क्रिमिनल कंप्लेंट्स के बारे में पूछ रहे जी। हैं। देखिए, जायज़ हल ये है इन माय व्यू कि अगर कोई भी मैट्रिमोनियल केस है, अगर कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी पे मैट्रिमोनियल केस इनिशिएट करती है, तो इनिशिएशन से पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन उसमें मैंडेटरी किया जाए। काफी केसेस में देखा गया है कि ये केसेस जो है गुस्से से निकलते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट निकलते हैं, ईगो से निकलते हैं, कुछ क्लैशेस से निकलते हैं, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से निकलते हैं। अगर प्री लिटिगेशन मीडिएशन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट की जाए तो इन केसेस से बचा जा सकता है, फैमिलीज को बचाया जा सकता है, डाइवोर्स रेट्स को कम किया जा सकता है। वो एक बड़ा जेन्युइन सा एफर्ट है, क्योंकि जब आप मीडिएशन में बैठते हैं, अगर प्रॉपर मीडिएशन होती है, तो उसमें आपको पता लगता है कि फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में अब आप देखिए, कुछ लेडीज फीमेल्स अगर कुछ केसेस को इनिशिएट करती हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस उनको रिलीफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों साल इंटरिम रिलीफ कोर्ट्स नहीं दे पाती हैं ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स, तो पर्पस ऑफ केस तो डिफीट हो गया, और उतने में जो दरार पड़ गई, वो दरार जो है वो पूरी करनी मुश्किल हो गई। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन में ट्रेन्ड मीडिएटर्स, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, रिलेशनशिप काउंसलर्स, इनकी हेल्प लेकर इन केसेस को कम किया जा सकता है और मैरिजेस को बचाया जा सकता है। जी। तो सर, मैट्रिमोनियल केस में ये देखा गया है कि केस चल रहा है, लड़की ने खर्चा मांग लिया, मेंटेनेंस मांग ली, जी, मांग भी ज़्यादा ली, कोर्ट ने भी डिसाइड कर दी 50,000 रुपये महीना तो देना पड़ेगा, जी, ठीक है, फैसला हो गया, लेकिन लड़के की इतनी इनकम ही नहीं है, जी। तो वो बेचारा क्या करे? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं मेल की तरफ से बात करूं कि आप उस केस को कंटेस्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किसी एडवोकेट को डाइजेस्ट नहीं होगी कि कोर्ट, किसी फीमेल ने कहा और जज ने खर्चा लगा दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के मुताबिक किसी भी खर्चे को डिसाइड करने से पहले लड़की को और लड़के को दोनों को अपना इनकम्स एंड एसेट्स का एफिडेविट फाइल करना होता है, और उसमें ये प्रावधान है कि उस एफिडेविट में अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। तो आपने जब केस को कंटेस्ट करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द साइड ऑफ अ बॉय, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको पूरे तथ्य रखने हैं, आपको अपनी इनकम प्रॉपर बतानी है, आपको अपनी लायबिलिटीज प्रॉपर बतानी है, खर्चे प्रॉपर बताने हैं, डिपेंडेंट्स बताने हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये मालूम है कि आपके स्पाउस की इनकम कितनी है, कैसी है, वो भी तथ्य आपने कोर्ट के सामने रखना है। अगर आप दोनों तथ्य सामने रख देते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपको खर्चा कोर्ट लगा दे। मतलब अगर लड़की 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, लड़का 70,000 रुपये महीना कमा रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो लड़की क्या लड़के से मेंटेनेंस मांग सकती है? डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि केस को किस तरह से प्लीड किया गया है। देखिए, इसमें राइट टू रेजिडेंस भी कुछ लोग मांगते हैं, और खर्चा जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेटस ऑफ लिविंग के ऊपर भी, और उनके पास बच्चा है कि नहीं है वो भी डिपेंड करता है, उनका अपना घर है कि नहीं है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो एफिडेविट है उसको कंसिडरेशन में रख के किया जाता है। आउटराइटली ये चीज़ को कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी की इनकम इतनी है, किसी की ज़्यादा। हाँ, अगर आप एज ए लेमैन पूछें कि अगर सफिशिएंटली आपकी फीमेल स्पाउस अर्न कर रही है तो आप उसको खर्चा देने को लायबल नहीं है। यस सर, मैट्रिमोनियल केस में एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है जी। कि केस चल रहा है मैट्रिमोनियल का, लड़की ने मेंटेनेंस मांगी जी, लेकिन कोर्ट का टाइम ही थोड़ा ज़्यादा लगता है, हमेशा देखा गया इंडिया में, तो उसको 8-8, 10-10 महीने मेंटेनेंस अप्रूव ही नहीं हुई, लगी नहीं लड़के की तरफ से, तो उसका सोल्यूशन भी है कुछ? ये एक दूसरा पहलू आपने बताया, 8-9 महीने तो आपने बहुत कम किया। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस जहाँ 3-3, 4-4 साल तक इंटरिम मेंटेनेंस ही नहीं 3-3, 4-4 साल? यस। बेसिकली व्हाट वाज द एसेंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस? इट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जैसे मरते को हम ऑक्सीजन देते हैं। अब कोई जेन्युइन केस में अगर मेंटेनेंस केस फाइल करता है, फीमेल है, और 2-3 साल तक उसको इंटरिम मेंटेनेंस ही नहीं दी जाती, तो उसका तो पर्पस डिफीट हो गया। सर्वाइव कैसे करेगी? सर्वाइव करना ये तो सर्वाइवल का इशू है। तो इन केसेस में जो मेरे माइंड में सोल्यूशन है वो ये है कि अगर केसेस की पेंडेंसी है, केसेस लंबे खिंच रहे हैं, पर इंटरिम मेंटेनेंस को जल्दी डिसाइड किया जाए।
अब आज मैंने केस फाइल किया किसी फीमेल की तरफ से और 4 महीने की उसमें डेट पड़ जाती है, तो 4 महीने तो मेरा इंटरिम मेंटेनेंस वैसे ही डिले हो गया। सही बात है। तो इंटरिम मेंटेनेंस शुड बी डिसाइडेड एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद केस की पेंडेंसी जो है वो चलती रहनी चाहिए एंड द कोर्ट शुड इंश्योर कि इसकी कंप्लायंस भी प्रॉपर हो। दैट इज हाउ बैलेंस कैन बी स्ट्रक। मतलब इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की जरूरत है। यस। तो आपकी मैं प्रोफाइल देख रहा था, आप डाइवोर्स के केसों में काफ़ी ट्राई करते हैं कि मेडिएशन से ही सोल्यूशन हो जाए। यस। देखिए, मैं शुरू से जब से मैंने वकालत स्टार्ट की है, मैक्सिमम केसेस में जहाँ जहाँ मीडिएशन के लिए स्कोप रहता है मैं ट्राई करता हूँ। और मैं खुद भी 40 आवर्स ट्रेनिंग ले चुका हूँ ओके। मीडिएशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा। और काफ़ी सारे मेरे फेलो मीडिएटर्स हैं जिन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि मीडिएशन में बैठकर अगर आपकी अच्छे से मीडिएशन की जाए तो आपका समय, आपका पैसा, आपकी खुशहाली बहाल होती है, रिश्ता बचता है। रिश्ता बचता है किसी भी तरह का। सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात ना करें, भाइयों भाइयों के डिस्प्यूट भी सॉल्व होते हैं, रिश्तेदारों के डिस्प्यूट भी सॉल्व होते हैं, पड़ोसियों के भी सॉल्व होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से 20-20, 25-25 साल पुराने डिस्प्यूट सॉल्व होते देखे हैं और लोगों को मीडिएशन से बाहर बड़े खुश होते जाते देखा है। जब आप मीडिएशन में बैठकर एक अच्छा केस सॉल्व कराते हैं, जब मीडिएटर्स के थ्रू पार्टीज एक खुशी अपना केस खत्म करती हैं और खुशी बहाल करती हैं, एक अपार सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, अपार सेटिस्फैक्शन मिलती है। और मजे की बात यह है कि मीडिएशन के एफर्ट्स को हमारी सरकार और हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कोर्ट जो है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। कोर्ट सपोर्ट कर रही है। यस, वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी डायनेमिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जी। यस, उन्होंने भी एक कैंपेन को स्पीयरहेड किया था, मीडिएशन फॉर द नेशन। उसमें काफी मीडिएटर्स को वॉर फुटिंग के ऊपर लगाकर काफी केसेस को मीडिएशन में रेफर किया गया और काफी तादाद में केसेस सॉल्व हुए और बहुत मेजर तादाद में लोग कोर्ट्स में आए, मीडिएशन में केसेस को सॉल्व किया। कुछ हुए, कुछ नहीं भी हुए, बट इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट। और जहां तक मेरे को सुनने में आया है, ये मीडिएशन कैंपेन अभी चलेगा। तो मैं लोगों का आह्वान करता हूं कि लोग आए, मीडिएशन के लिए आगे आए। जो कोर्ट्स, जो सरकार अपनी सर्विसेज मीडिएशन की दे रही है मीडिएटर्स के थ्रू, उसका यूज करें। देयर आर पीपल सिटिंग फॉर यू, और वो बैठे हैं आपके बुलाने के लिए, आपका केस सॉल्व करवाने के लिए। और बहुत ही बेनिफिट्स हैं। कभी आपके पास समय होगा तो कोई और पॉडकास्ट करेंगे टोटल मीडिएशन के ऊपर। लेकिन जिन लोगों को अभी जानकारी नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ पे प्री लिटिगेशन मीडिएशन का एक बहुत अच्छा प्रावधान है। ओके। प्री लिटिगेशन मीडिएशन का मतलब ये है कि अगर आपका कोई केस नहीं स्टार्ट हुआ, आपको लगता है किसी के साथ किसी का कोई डिस्प्यूट है, आप किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनसे बात करना चाहते हैं, तो यू कैन मूव इन एप्लीकेशन द मीडिएशन सेल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। दोनों पार्टीज को समन किया जाता है, मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर दोनों पार्टीज का आपस में समझौते की ट्राई की जाती है। तो आप देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। सही बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यस, तो मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, जिन्होंने ये चीज़ को बड़ा तेजी से आगे बढ़ाया और मुझे लगता है कि लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। डेफिनेटली। सर, बहुत अच्छा आपने हमारे लिए टाइम निकाला। काफ़ी टाइम हमने आपका ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यंग जनरेशन के एडवोकेट्स हैं, उनके लिए कुछ गुरु मंत्र देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? गुरु मंत्र तो ये है कि देखिए, किसी भी प्रोफेशन को चूज करने से पहले उसी तरीके से लॉ का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आए तो थोड़ा सोच समझ कर आए। आपके मन को भाता है तो आए, थोड़ा पैशनेट होकर आए, और आने से पहले सोच लें आने वाले 2-3 साल आपके लिए थोड़े से मेहनत के हैं। स्ट्रगल वर्ड को मैं यूज नहीं करूंगा, नॉर्मली लोग स्ट्रगल को नेगेटिव ले जाते हैं। मेहनत के हैं, इसमें आए, पैशन रखिए, काम की तरफ ध्यान रखिए, कुछ बेसिक एथिक्स को फॉलो करिए, और स्टार्टिंग में पैसे के लिए काम ना करिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 4-5 एथिक्स, ऑनेस्टी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, 2-4 और चीज़ें, अपने काम का पैशन, नॉलेज और काम को एंड तक ले जाने का जो जज्बा, वो अगर आप मेंटेन रखेंगे, पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। सक्सेस खुद आएगी। सक्सेस खुद आएगा। और सक्सेस आपके पास पैसा, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, ना जाने किस किस तरह से आएगा। और तब आप शायद मेरे को, अगर मेरे वर्ड्स अगर आपको याद रहे, तो आप मुझे ब्लेस करेंगे कि मैंने आपको ये कहा था। बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, बहुत रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, और किसी नेगेटिव चीज़ की बातों में ना जाए कि स्ट्रगल है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इस पॉडकास्ट के टाइम निकाला। नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे वो हमारे लिए सवाल होंगे आपके लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको जरूर तंग करने वाले हैं। वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई विल श्योरली कम। थैंक यू।